दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस कहानी ईर्ष्या और शक का दूसरा भाग सुनने वाले हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा कमला और नीलेश मुंह भोले भाई बहन हैं। कमला की शादी वैभव से हो जाती है। वैभव नीलेश का ही सहपाठी रह चुका है, इसलिए आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते और पहचानते हैं। इस तरह ये एक सुखद कहानी लगती है, पर वैभव का व्यवहार हर किसी के समझ के परे है। अब आगे। आषाढ़ का महीना था और इसी महीने में नीलेश विदेश से लौटकर वापस भारत आने वाले थे। एक दिन कमला की माँ ने कमला से कहला भेजा कि सुनो, आज शाम की ट्रेन से नीलेश वापस लौटेंगे। स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, मैं कार नौकर के हाथ से भेज दूंगी। वैभव कहीं बाहर गए थे। लौटने के बाद जलपान करके बैठे तो कमला ने उनसे कहा, सुनिए, आज नीलेश भैया आएंगे। स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, माँ ने कहलवाया है। अम्मा कार भेज देंगी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ स्टेशन जाऊंगा, जो तुम मुझसे तैयार रहने के लिए कह रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं निकली थी। मेरे पास न नीलेश ने सूचना भेजी है और ना ही मैं आऊँगा, समझी तुम? इसलिए बार बार मुझसे मत कहना। तुम्हारे पास सूचना आई है तो तुम चली जाना, वैभव ने कहा और अपना कोट उठाकर फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। शायद कोई काम था भी नहीं। उन्हें रोकती हुई कमला ने फिर से नम्र स्वर में कहा, सूचना कहीं भी आई हो तो चलने में क्या हुआ? तुम्हारे मित्र ही तो है ना। चलने में क्या हुआ, इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। हाँ, नहीं जा सकता और मैं नहीं जाना चाहता, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए, समझी? कहते हुए वैभव फिर आगे बढ़ गए। कमला ने उनका कोट पकड़ लिया और उनसे फिर से बोली, तुम नहीं चलोगे तो सब लोग बुरा मानेंगे, समझते क्यों नहीं? चलो, हम लोग स्टेशन से अपने घर वापस आ जाएंगे, तब तो ठीक है। उनके घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस। वैभव ने अब ज़रा चिढ़कर कहा, क्यों सिर खाए जाती हो कम्मो? एक बार कह तो दिया कि मैं साथ में नहीं चलूँगा, और उसके बाद तुम्हारा भाई है, तुम खुशी से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। ये तो तुम जानती ही हो। तुम ना जाना चाहती हो तो तुम्हें जाने के लिए मैं विवश भी नहीं करता। फिर तुम्हें कहीं क्यों चलने के लिए मुझ पर इतना दबाव डाल रही हो? एक बार में समझ में नहीं आती क्या? कहते हुए कोट छुड़ाकर वैभव फिर से बाहर चल दिए। कमला अब बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आया इस तर्क का वह क्या जवाब दे। उसने आज ही अनुभव किया कि विवाह के बाद स्त्री कितनी पराधीन हो जाती है। उसे अपने पति की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों का किस प्रकार से दमन करना पड़ता है। वह जानती थी कि वैभव बार बार जाने के लिए कहते हैं अवश्य, पर यदि वह सचमुच केवल एक बार चली जाए तो उन्हें ना जाने कितनी मानसिक वेदना होगी, यह वह अच्छे से जानती थी। उसके जाने का परिणाम कितना भयंकर होगा, यह भी वह अच्छे से जानती थी। नियत समय पर उसकी माँ ने कार भेज दी। कार आई, पर कमला उतरकर नीचे भी न गई। ऊपर से ही दासी के द्वारा कहला भेजा कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए वह स्टेशन पर नहीं जा सकेगी। स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले नीलेश ने पहले केवल कमला के विषय में ही पूछा और उसे अस्वस्थ जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। सबसे मिलजुल कर वह स्टेशन से सीधे कमला के घर आ गए। कमला स्टेशन पर न गई थी, फिर भी उसे मन ही मन पूर्ण विश्वास था कि उसे स्टेशन पर न पाकर नीलेश सीधा उनसे मिलने उसके घर अवश्य आवेंगे। इसीलिए वह अपने छज्जे पर से उत्सुक आंखों से ही मोटर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी माँ की मोटर दूर से ही देख ली थी और वह दौड़कर नीचे भी आ गई। उसे याद न रहा कि वह सिरदर्द का बहाना करके ही स्टेशन पर नहीं जा सकती थी, पर अब क्या करे। कमला ने देखा वैभव और नीलेश साथ ही साथ दोनों मोटर से उतरे। उनकी माँ उन्हें छोड़कर बाहर से ही चली गई। वह घर में प्रविष्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह पुरानी प्रथा के अनुसार अपनी बेटी के घर जाना
अनुचित समझती थी, इसलिए उनके घर पैर तक नहीं रखती थी। कमला उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही नीलेश ने स्नेहासिक्त स्वर में उससे पूछा, कैसी दुबली हो गई है कम्मो? क्या बहुत दिनों से बीमार हो? देखो अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बीमार न रह पाओगी, समझी? कमला बड़े ही प्यार से हंस पड़ी और बोली, नीलेश भैया, तुम्हें तो मैं सदा ही दुबली ही दिखा करती हूँ, पर तुम कितने दुबले हो गए हो, देखो ज़रा। तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो बहुत अच्छा नहीं जान पड़ता। क्या विदेश में खाना नहीं मिलता था क्या? इसी प्रकार बहुत सी आवश्यक अनावश्यक बातों के बाद नीलेश ने वैभव की पीठ पर एक हल्का सा हाथ का धक्का देते हुए कहा, और क्यों रे पाजी, मुझसे पूछे बिना तूने मेरे बहनोई बनने की हिम्मत कैसे की? ऐसा दुस्साहस कैसे हो गया तुझसे? वैभव हंसता हंसता बोला, नीलेश यार, इतने दिनों तक विदेश में रहकर भी तुम निरे गधे के गधे ही रहे, बिल्कुल बुद्धू। कहीं ऐसे बातें भी किसी से पूछकर की जाती हैं क्या भला? मेरी बस अचानक से शादी हो गई। नीलेश भी इस बात पर हंस पड़ा। रात अधिक हो चुकी थी, इसीलिए वह घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। कमला ने उनसे जाते समय पूछा, भैया अब कब आओगे? नीलेश भैया, ये तो बता दो। तुम जब कह दो कम्मो, मैं दौड़ा चला आऊँगा। नीलेश ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन को उत्तर दिया। कमला ने उनसे दूसरे दिन फिर आने के लिए कहा। इसके बाद नीलेश खाना खाकर अपने घर चले गए। वैभव को कमला का नीलेश से इतने प्यार से उनके प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करना, इस प्रकार अनुरोध से बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी प्रसन्नता अब उदासी में परिवर्तित हो गई थी। उनसे कुछ न करने पर भी उनकी भावभंगी और व्यवहार से कमला समझ गई थी कि वैभव को कुछ तो बुरा ज़रूर लगा है। आखिर उसके पति हैं, वह उन्हें अच्छे से पहचानती है। वैभव ने कमला के बहुत आग्रह करने पर अपने हृदय के सब भाव उससे साफ साफ कह दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कमला का नीलेश के प्रति इतना अधिक स्नेह भाव संदेहात्मक जान पड़ता है। कमला ने अपने प्रयत्न भर उनके संदेह को दूर करने की भरपूर कोशिश की और अंत में उन्हें यहाँ तक आश्वासन दिया कि यदि वैभव न चाहेंगे तो कमला नीलेश से कभी मिलेगी भी नहीं। किंतु इतने वर्षों का संबंध कुछ घंटों में ही तोड़ देना बहुत ज़्यादा कठिन है। दूसरे दिन नीलेश के आते ही कमला यह भूल गई कि रात के समय क्या क्या बातें हुई थी। वह फिर नीलेश से उसी प्रकार प्रेम से एक भाई की तरह ही बातें करने लगी। किंतु कुछ ही क्षण बाद वैभव की मुखाकृति ने उसे रात की बातों को अकस्मात याद दिला दिया। वह कुछ गंभीर हो गई। उसकी आंखें करुणा और विवशता से जरा सी छलक आई। कमला की आंखों में करुणा का आविर्भाव होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह हृदय से पूरी तरह से दुखी थी। उस पर जो संदेह था वह निर्मूल था। वह जिस मर्मात्मक पीड़ा का अनुभव कर रही थी, उसे वही समझ सकता है जिसका पवित्र संबंध कभी संदेह और शक की दृष्टि से देखा गया हो। कमला प्रयत्न करने पर भी अपनी आंखों की करुणा को छुपा नहीं सकी। उसने एक दो बार नीलेश की ओर देखा और थोड़ी बातचीत भी की, किंतु अपनी विवशता या कातरता प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु यह प्रकट करने के लिए कि उसके इस व्यवहार और उदासीनता से नीलेश यह न समझ बैठे कि उनका किसी प्रकार का उसके घर पर अपमान हुआ है। कमला की दृष्टि और व्यवहार से वैभव का संदेह और ज़्यादा बढ़ गया। वे कमला की प्रत्येक भाव भंगिमा को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और उसे जांच परख रहे थे, और जितना ही वे उस पर विचार करते, उनका मन और ज़्यादा आशंकित हो उठता, उनका संदेह और गहरा होता जाता। यह नीलेश ने भी देखा कि आज कमला और वैभव दोनों ही कुछ ज़्यादा अस्वस्थ और अनमने लग रहे हैं। कल के जैसे दोनों बिल्कुल नहीं लग रहे थे, किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण नीलेश ही हो सकते हैं, यह वह सोच भी न सके, क्योंकि वैभव और कमला दोनों के प्रति उनका पवित्र
और बेहद प्रगाढ़ प्रेम था। वह दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस स्नेह भाव को ध्यान में लाते हुए उदासी का कारण अपने आप को समझ लेना नीलेश के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, किंतु फिर भी वैभव और कमला दोनों के ही व्यवहार ने आज उन्हें बेहद आश्चर्य में डाल दिया। वह न जाने किस विचारधारा में डूबे हुए अपने घर गए और सारी रात उसी पर विचार करते रहे। जाते समय कुछ हिचक और कुछ ज़रा से संकोच के साथ कमला ने उनसे कहा, कभी कभी आया करना नीलेश भैया। वैभव उठकर नीलेश के साथ हो लिए। बातचीत करते करते वैभव नीलेश के घर तक पहुंच गए। उन्होंने नीलेश के साथ साथ ही वहीं पर भोजन भी किया। दोनों का प्रेम बिल्कुल सच्चा था। उनका स्नेह इतना निष्कपट था कि वैभव अपने इस संदेह को भी नीलेश के सामने छुपा नहीं सका और उसने उसके सामने अपनी मन की बात प्रकट कर ली। उन्होंने नीलेश से यहाँ तक कह दिया कि भाई नीलेश, यदि तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो कमला से ज़रा कम मिला करो। मैं यह जानते हुए कि तुम मेरे हितैषी हो, मेरे बंधु हो, कमला चाहे एक बार मुझसे कोई बात छिपा भी जाए पर तुम बिल्कुल नहीं छिपा सकोगे। और मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह भी देना चाहता हूँ कि तुम कमला से अधिक मेल जोल मत रखो। नीलेश, मुझे ऐसा जान पड़ने लगता है कि तुम्हारे स्नेह के सामने कमला के हृदय में मेरे स्नेह का दूसरा स्थान हो जाता है। तुम्हारा मूल्य उसकी आंखों में मुझसे कहीं ज़्यादा हो जाता है। यह बात तो सच है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ तो वो तुमसे ऊंचा ही हुआ ना। नीलेश ने किंचित बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर कहा। फिर वह गंभीर होकर बोले, वैभव, तुम जैसा चाहो मैं वैसा ही करूँगा। मैं कमला से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ। आखिर मेरी बहन ही तो है, और यदि तुम चाहो तो मैं यह स्थान ही बदल दूँ, कहीं और चला जाऊँ। अभी इस शहर में लौटे हुए दिन ही कितने हुए हैं। मेरा तबादला बड़े ही आराम से हो जाएगा। सर्विस दूसरी जगह भी तो कर सकता हूँ। वैभव घबरा कर बोल उठे, नहीं नहीं नीलेश, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, समझे। भाई, तुम 2 साल के बाद ही तो लौटे हो, फिर पिता की बदली यहाँ हो गई तो सौभाग्य से हम दोनों को फिर से साथ साथ रहने का अवसर मिला है। उसे मैं व्यर्थ ही नहीं जाने देना चाहता, समझे तुम। यहाँ रहकर क्या तुम कमला से मिलना जुलना थोड़ा कम नहीं कर सकते। बस मैं केवल यही चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम यहीं रहकर अपना काम जारी रख सकते हो। अरे भाई, तुम जो कहो सब कर सकता हूँ, पर 12 बज रहे हैं, जाओ, सोने भी दोगे या नहीं। नीलेश ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वैभव गए अपने घर और नीलेश अपने बिस्तर पर। इसके बाद पूरा 1 महीना बीत गया। न नीलेश आए और न ही कमला से उनकी कभी भी मुलाकात ही हुई। कमला भी उनके घर बिल्कुल नहीं गई। कमला इस बीच कई बार अपने माँ के घर भी आ जा चुकी थी, किंतु नीलेश से वहाँ भी न मिल सकी थी। वह हृदय से तो नीलेश से मिलना चाहती थी, पर मुंह से कुछ भी कहने का साहस उसमें बिल्कुल नहीं था। एक दिन वह माँ के घर जा रही थी अपनी कार में। रास्ते में उसे नीलेश कहीं जाते हुए देखे। उसका मन हुआ एक बारगी कि रुककर उससे बात की जाए। कमला का हृदय बड़ी ज़ोर से धड़कने लगा। एक बार उसकी तबीयत हुई कार रुकवाकर किसी भी तरह नीलेश से उसके इस प्रकार न आने का कारण पूछ ले, किंतु दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आ गया कि वह नीलेश के न आने का कारण तो पूछ लेगी, किंतु इस छोटी सी मुलाकात का, यानी इस तनिक सी बात का मूल्य उसे अपने जीवन में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा उसे अच्छे से था। अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता की उसे उतनी परवाह नहीं थी जितनी वैभव की शांति न जाने कितने समय के लिए भंग हो जाएगी इस बात के विचार से थी। उनकी मानसिक वेदना का विचार आते ही उसने कार आगे बढ़वा ली। वहाँ पर बिल्कुल रुकी नहीं, पर उस दिन नीलेश को वह दिन भर भूल नहीं सकी। अपने भाई को वह लगातार याद कर रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने 2 पैसे में नीलेश को भाई के रूप में अपना भाई मान लिया था। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए।
अब राखी का त्योहार आने वाला था। उस दिन कमला बड़ी ही तैयारी में जुटी थी। कमला आज अपने भ्रातृ प्रेम को रोक नहीं सकी। वैसे वह चाहती तो माँ के घर जाकर वहाँ अपनी माँ के द्वारा नीलेश को बुलवा सकती थी, किंतु वैभव से छुपाकर वह कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसका मन बिल्कुल साफ था। इसीलिए वह वैभव के पास आकर कुछ संकोच के साथ बोली, आज राखी है तो मुझे नीलेश भैया के घर ले चलना, मैं उन्हें राखी बांधकर आ जाऊंगी। वैभव किसी पुस्तक को एकाग्रचित्त से पढ़ रहे थे। कमला की बात कदाचित बिना सुने ही उन्होंने सिर झुकाए हाँ कर दी थी। अच्छा, कमला को तो जैसे मुंह मांगा वरदान मिल गया। उसने आगे और कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा और वह राखी की तैयारियों में लग गई और वह उस बात को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती थी। कौन जाने बातचीत के सिलसिले में कोई बहस छिड़ जाए और वह नीलेश को राखी बांधने न जा सके, इसलिए उसने बात करना मुनासिब नहीं समझा। आज कमला बहुत प्रसन्न थी। उसने कई तरह तरह के पकवान बनाए थे जो नीलेश को अच्छे लगते थे। अपने हाथ से बनाए थे। तरह तरह के फल मंगवाए और शाम को राखी बांधने के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगी। एक दासी द्वारा उसने नीलेश के पास संदेशा भिजवा दिया कि आज शाम को 6 बजे हम दोनों नीलेश भैया से मिलने आवेंगे। वे अपने घर पर ही रहें, कहीं जाएं नहीं। इस संदेश से नीलेश को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन राखी का दिन था और वह भी कमला का मन ही मन इंतज़ार कर रहा था। कमला दिन भर बड़ी उमंग और उत्सुकता से संध्या की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु शाम को जब 6 बज गए और वैभव ने अपनी पुस्तकों पर से सर नहीं उठाया तो धीरे से जाकर वह वैभव के पास जाकर बैठ गई। वैभव ने सब प्रेम दृष्टि से कमला की ओर देखा और कहा, कहो कम्मो रानी, आज कुछ खिलाओगी नहीं क्या? कमला ने तुरंत अपने बनाए हुए कुछ पकवान तश्तरी में लाकर वहीं उनके सामने रख दिए। वैभव ने उन्हें खाया। वैभव को इतना प्रसन्न देखकर कमला का साहस थोड़ा बहुत बढ़ गया था। बोली, देखो 6 से 6:30 बज गए हैं। नीलेश भैया के घर अब कब चलोगे? वैभव की हंसी कुछ मिश्रित उदासीनता में परिवर्तित हो गई। दृष्टि का प्रेम भाव तिरस्कार में बदल गया। कुछ क्षण तक तो चुप रहकर वे रूखे स्वर में बोले, मैं तो न जाऊंगा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। कमला को जैसे काठ सा मार गया। वह वैभव के इस भाव परिवर्तन को बिल्कुल समझ ना सकी। कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हें सवेरे ही कह देखना था ना कि नहीं चलेंगे। तुम्हें कम से कम खबर तो ना भिजवाती अपने भैया को। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नीलेश के घर चलूँगा, पर तुमने खबर भिजवा ही दी है तो चली जाओ, मैं रोकता नहीं। तुम तो जानती ही हो मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया है। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार मैं तुम पर यह बात प्रकट कर चुका हूँ कि नीलेश से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर भी तुम जैसे उनके साथ व्याकुल सी रहा करती हो। यदि तुम्हें मेरी मानसिक वेदनाओं का कुछ भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं है तो चली जाओ, मैंने कहाँ रोका है। पर मुझे क्यों अपने साथ हर जगह पर घसीटना चाहती हो? कमला सिहर उठी। उसे ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर बोली, नीलेश भैया से ही क्या, तुम न चाहोगे तो मैं किसी से नहीं मिलूँगी, अम्मा और बाबूजी से भी नहीं मिलूँगी। यही चाहते हो ना तुम? वैभव ने कमला की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और बाहर चले गए। बाहर दरवाजे पर ही उन्हें उनके मित्र की बहन अंतरा मिली, जो उनको भी बहुत ज़्यादा चाहती थी, बिल्कुल एक भाई की तरह, और वह भी उसे हर साल राखी बांधती थी और इस वक्त वह उन्हें राखी बांधने ही आई थी। वैभव इस समय किसी अतिथि के स्वागत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, विशेषकर यदि अतिथि स्त्री हो तब। अभी अभी वह कमला को नीलेश से न मिलने के लिए काफ़ी तेज़ बातें कह चुके थे। दूसरे ही क्षण किसी दूसरी स्त्री के साथ जो वैभव की वैसी ही बहन हो जैसी कमला नीलेश की थी। कमला के पास जाने में उन्हें कुछ संकोच सा हुआ, पर वह अंतरा को टाल भी तो नहीं सकते थे। हर साल वह उससे राखी जो बंधवाते थे।
वह उसे लिए हुए कमला के पास जाकर ज़रा कोमल स्वर में बोले, कम्मो, यह अंतरा है, राखी बांधने आई है, इन्हें ज़रा बैठा लो। कमला ने उठकर आदर और प्रेम से अंतरा को बैठाया तो अवश्य, पर कुछ अधिक बातचीत न कर सकी। अंतरा वैभव के पास बैठकर ही इधर उधर की बातें करने लगी। कमला ने उनकी बातचीत में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लिया। अनजाने में ना वो सुन रही थी ना ही बोल रही थी, यहाँ तक कि उनसे कुछ दूर बैठकर चुपचाप अपने हिस्से का काम कर रही थी और पान बनाने लगी। और दिन होता तो शायद वैभव से अधिक कमला ही अंतरा से बातचीत करती, किंतु आज वह बड़ी व्यथित सी थी, इसलिए बिल्कुल चुप रही। उसकी इस उदासीनता से वैभव ने अंतरा का अपमान और घर में आई हुई एक स्त्री अतिथि का अपमान समझा। वे मन ही मन चिढ़ उठे थे, पर कुछ बोले नहीं। राखी की रस्म अदा होने पर कमला, अंतरा और वैभव दोनों के लिए थालियां परोस लाई। अंतरा ने कमला से भी साथ में भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन कमला ने बड़े ही प्यार से तबीयत ठीक न होने का बहाना करके भोजन खाने से इनकार कर दिया। उसका मन बेहद व्यथित था। अब वैभव भी अपने क्रोध को ना संभाल सके। तिरस्कार सूचक स्वर में बोल उठे, तबीयत क्यों खराब करती हो? अब भी समय है, राखी बांधने चली जाओ। किसने मना किया है तुम्हें? अंतरा कुछ भी समझ नहीं सकी। पति पत्नी की बातों में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुस्कुराकर बोली, राखी बांधने कहाँ जाओगी बौजी? चलो खाना पहले खा लो, उसके बाद फिर चली जाना। आ जाओ, हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। कमला तो कुछ न बोली, पर वैभव फिर उसी ही तेज स्वर में बोले, तुम क्या जानो अंतरा, आदमी तो वह जो इशारे से समझ जाए, वरना हर यहाँ पर तो हर किसी को अपनी ही चलानी है। आज त्योहार का दिन और यह जाएंगी नीलेश के घर उसे राखी बांधने के लिए। जो लोग अपने घर आवेंगे वे कदाचित दीवारों से बातचीत करेंगे, क्यों, है ना? और फिर क्या नीलेश को यह घर मालूम नहीं है क्या? उसे नहीं पता कि आज राखी है और राखी बंधवानी है? चाहते तो वे आ नहीं सकते थे यहाँ पर? अंतरा कुछ घबरा सी उठी इस तेज वाणी से, बोली, जाने भी दो वैभव भैया, त्योहार के दिन गुस्सा नहीं करते, अब थोड़ा चुप हो जाओ। कमला चुपचाप हाथ में सरोता और सुपारी ज्यों की त्यों ले ही वहीं पर बैठी थी। पान सामने पड़े थे, उसकी आंखों से अब बस आंसू गिरे जा रहे थे। वैभव को कमला का यह बर्ताव बहुत ज़्यादा खल रहा था। अंतरा की बात के उत्तर में वह फिर से उससे भी ज़्यादा क्रोध भरे स्वर में बोले, त्योहार के दिन गुस्सा तो नहीं किया जाता अंतरा, पर रोया ज़रूर जाता है। देख लो, सो मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ। पिताजी ने न जाने कब का बैर निकाला, जो नाहक ही बैठे बिठाए मेरे गले में यह बला बांध दी। देख रही हो, खाना इसी प्रकार से खिलाया जाता है मेहमानों को। हमारे सामने थालियाँ परोसकर वे लगातार आंसू बहा रही हैं, तो हम लोग भी मरे भूखे नहीं जा रहे हैं खाने के लिए। खाना दूसरी जगह भी तो खा सकते हैं, और नहीं तो क्या। कहते हुए वैभव अंतरा का हाथ पकड़कर थाली पर से उठ गए। कमला ने किसी को भी इस वक्त बिल्कुल नहीं रोका। उसकी मानसिक स्थिति पागलों से भी खराब हुई जा रही थी। उसने राखियों को उठाकर दूर फेंक दिया। फल और मिठाई उठाकर नौकरों को गुस्से में दे दी। माला को मसल कर उसने दूर फेंककर वहीं खाट पर पलटकर गिर पड़ी और लगातार फूट फूट कर रोने लगी। नीलेश का पवित्र प्रेम, उनका मधुर व्यवहार, उन दो नन्हे नन्हे अबोध बच्चों के द्वारा राखी का अभिनय करते करते एक एक करके अतीत की सब स्मृतियाँ उसके सामने साकार बनकर खड़ी हो गई। उसे एक एक दिन अच्छी तरह से याद आ रहा था। आज उसकी वही स्नेहलता जिसे दो नन्हे नन्हे अबोध बालकों ने अपनी पवित्रता पर आरोपित किया था, तरुण हृदय ने अपनी दृढ़ता से मजबूत बनाया था। एक मिथ्या संदेह के आधार पर निर्दयता से कुचली जा रही थी। कमला बुरी तरह से कांप उठी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने आप ही बोली, हे ईश्वर, तू साक्षी है
यदि मैं अपने पद से ज़रा भी विचलित हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देना। पवित्र धर्म, स्त्री धर्म तो यही है ना कि पति की उचित अनुचित आज्ञाओं का चुपचाप से पालन किया जाए। मैं वही कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना हे विधाता। पर इतने पर भी यदि मेरी दुर्बल आत्मा अपने किसी आत्मे के लिए पुकार उठे तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे अपराधिनी न प्रमाणित करना, कभी भी नहीं। इसी समय माँ की भेजी हुई मिश्रानी फल, मिठाई और मेवा इत्यादि लेकर वहाँ उसके घर पर आई थी। कमला भरी तो बैठी ही थी, मिश्रानी को देखते ही बुरी तरह से बरस पड़ी। अपने क्रोध भरे स्वर में कहा, मिश्रानी, यह सब क्यों लाई हो? ले जाओ। मैं क्या करूँगी इन्हें लेकर? माँ से कहना मेरे लिए आज से कुछ भी ना भेजा करें। समझ ले, आज से कम वो उनके लिए मर गई। मिश्रानी कुछ देर स्तंभित सी वहीं पर खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या क्या न करे। कमला को इस रूप में उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। इसी समय कमला की दूसरी डांट से मिश्रानी की चेतना जागृत हो उठी। कमला ने अपना क्रोध फिर से उसी पर उतारा। बोली, जाती हो कि यहीं पर खड़ी रहोगी? चलो निकलो यहाँ से। बेचारी मिश्रानी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। डरते डरते थाली वहीं मेज़ पर धीरे से रखकर वह चुपचाप मुड़कर जाने लगी। कमला ने पुकारा, यह थाली उठा लिए जाओ मिश्रानी। मिश्रानी ने चुपचाप थाली उठाई और वापस अपने घर को जाने लगी। कमला की माँ से उसने कमला के कहे हुए सारे वाक्य वैसे के वैसे दोहरा दिए। कमला की माँ यह सुनकर बुरी तरह घबरा उठी। पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी की दहलीज के भीतर पैर रखना उन्हें अनुचित है, इसका उन्हें ख्याल बिल्कुल नहीं रहा। उसी समय वह कार में बैठकर कमला के पास पहुंच गई। इसी समय तक कमला रोध होकर लगभग कुछ शांत होकर चुपचाप वहाँ बैठी थी। सोच रही थी कि नाहक कि मैंने माँ के घर की चीज़ें वापस लौटा दी। मिश्रानी से अनावश्यक बातें कह के बुरा ही किया मैंने। न जाने माँ का इस वक्त क्या हाल होगा। वह आखिर क्या समझे? समझ भी गई तो क्या कर सकती है। वह माँ से कहेगी और माँ को बहुत दुख होगा यह सब सुनकर। अगर बाबू को मालूम हुआ तो? उसका दिल बैठा जा रहा था। आनंदराम जी की वेदना के स्मरण मात्र से कमला फिर से रो उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या सही। इसी बीच उसकी माँ ने उसके घर पर प्रवेश किया। माँ को देखते ही उसका रहा सा धीरज जाता रहा। माँ से लिपटकर वह खूब रोई। माँ बेटी दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले चाले एक साथ रोती रही। अंत में निर्मला ने किसी प्रकार कमला को शांत किया। माँ के बहुत ज़्यादा पूछने पर कमला ने माँ को सब कुछ सच सच बतला दिया। यह सुनकर वे भी थोड़ी हैरान हो गई। इस बात से निर्मला को कष्ट न हुआ हो सो बात तो नहीं थी, परंतु कमला को वह किसी प्रकार शांत करना चाहती थी। इसीलिए अपनी मार्मिक वेदना को अपने हृदय में छिपाकर वह शांत स्वर में कमला को ही धीरे धीरे समझाती हुई बोली, बेटी, वैभव की बातों को तुम्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम तो जानती हो वह तुम पर जान छिड़कता है। इतना तो समझा करो कि वे तुम्हें कितना अधिक प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर यदि वैभव का इतना अधिक स्नेह न होता तो वे तुम्हारी इतनी नन्ही नन्ही बातों को इतनी बारीकी से देखते भी तो नहीं। यह तो समझा करो। माँ की बातों से कमला को कुछ सांत्वना मिली हो या चाहे नहीं, पर वह चुपचाप वहीं पर बैठी रही। वह कुछ भी बोली नहीं, बस चुपचाप बैठकर अपनी माँ की बातें सुन रही थी। बहुत रात तक वैभव की प्रतीक्षा करने पर भी जब वैभव वापस ना लौटे तो निर्मला कमला को समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर चली आई। वैभव नीलेश के घर चले गए थे, इसलिए उन्हें घर लौटने में कुछ देरी हो गई। जब वैभव अकेले ही नीलेश के घर पहुँचे तो वे कुछ चकित से हुए, परंतु कमला को ना देखकर उसने
कमला के विषय में स्वयं भी कुछ ना पूछ सके। वैभव को ही ये विषय आखिर छेड़ना पड़ा। रात को बहुत सी बातें तो वैभव के ही द्वारा उन्हें मालूम हो चुकी थी। वैभव ने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। दूसरे दिन कमला की माँ से उन्हें मालूम और भी बहुत सारी बातें हुई। नीलेश कुछ विचलित से हो उठे। उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया। उन्हें स्वयं की गलती ही दिख रही थी। उन्होंने सोचा, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके कारण एक सुखी दंपति का जीवन दुखी हुआ जा रहा है। उन्हें कोई प्रतिकार नहीं सूझ पड़ा और अंत में वह एक साथ एक निश्चय पर पहुँचे। इधर कुछ दिनों से वे यहीं कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। उन्होंने एक पत्र कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा और दूसरा अपने दोस्त वैभव के लिए लिखा। कॉलेज का पत्र उसी समय कॉलेज भेजकर दूसरा पत्र नौकर को देकर समझा दिया कि शाम को वह वैभव को दे आए। नौकर किसी काम से बाजार गया हुआ था। रास्ते में वैभव से उसकी भेंट हो गई। सोचा कि शाम को फिर इतनी दूर आने का झंझट भला कौन रखे। इससे अच्छा है ये यहीं पर मिल गए हैं तो पत्र यहीं पर दे दूं। चिट्ठी निकालकर वैभव को देकर उन्होंने अपना धर्म पूरा किया और वे आगे निकल गए। पत्र पढ़ते ही वैभव बुरी तरह से घबरा गए। रात से कमला की तबीयत खराब थी। वे डॉक्टर बुलाने गए थे। अब उन्हें डॉक्टर की याद न रही। वे सीधे नीलेश के घर की तरफ दौड़ पड़े। नीलेश घर पर नहीं मिले। उन्हें देखने वे भागते हुए कॉलेज गए, किंतु वहाँ नीलेश तो नहीं मिले। हाँ, हर एक की ज़बान पर बिना किसी कारण के दिए हुए नीलेश के इस्तीफ़ा की चर्चा अवश्य सुनने को मिली। यह सुनकर वैभव को बहुत बुरा लगा। वैभव ने जाकर प्रिंसिपल से नीलेश का इस्तीफ़ा वापस ले लिया। उनसे कहा कि नीलेश से मिलकर वह इस्तीफ़े के विषय में अंतिम सूचना उन्हें ज़रूर देंगे और एक हिदायत देते हुए उन्हें कहा, जब तक वैभव से उन्हें कोई सूचना ना मिले तब तक वे इस्तीफ़े पर किसी भी प्रकार का निर्णय ना करें। वहाँ से वे फिर नीलेश के घर आए। दरवाजे पर सामने से तांगा खड़ा हुआ था जिस पर नीलेश का एक बैग और बिस्तर रखा था। वैभव के पहुँचने से पहले ही नीलेश आकर तांगे पर बैठ गए। उसी समय पहुँचे वैभव। साइकिल वहीं फेंक कर नीलेश की बगल में जाकर तांगे में जाकर बैठे और सजल आंखों से बोले, क्यों दोस्त, कहाँ चल दिए? चलो, कहाँ चलते हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो नीलेश। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नीलेश के भी अब आंखें भर आई। वे कुछ क्षण तक तो कुछ भी बोल ना सके। अंत में वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर बोले, तुम तो पागल हो वैभव। तुम्हें मेरे साथ चलने की भला क्या ज़रूरत है? ठहरो, तुम्हें अभी बतलाता हूँ। पर तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारा साथ स्वर्ग और नर्क तक भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहाँ भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। यह देखो तुम्हारा इस्तीफ़ा, पहचानते हो ना? कहते हुए वैभव ने जेब से नीलेश का लिखा हुआ इस्तीफ़ा निकालकर टुकड़े टुकड़े कर कर वहीं हवा में फेंक दिया और तांगा अपने मकान की तरफ मुड़वा लिया। तांगे वाले से कहकर नौकर नीलेश का सामान लेकर वहीं पर बिना आदेश के खड़ा रहा। वैभव के आदेशानुसार उसने बाद में वैभव के ही कमरे में ले जाकर रखाया। कमला समझ ना सकी कि वैभव का ऐसा कौन सा आत्मीय आया है जो इन्हीं के कमरे में ठहराया जाएगा। न जाने कौन आने वाला है। इसी समय सीढ़ियों पर वैभव ने आवाज़ दी और ज़ोर से चिल्लाया, कम्मो, देखो ये डॉक्टर आया है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और एक भाई बहन का प्यार और उनका मिलाप अंत में कैसा लगा। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।